नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आपके CGL 2025, CHSL 2025, CPO 2025 या किसी भी अपकमिंग एग्जाम से पहले ज्योमेट्री का ओवरऑल रिवीजन करने वाले हैं। यानी कि रिसेंट एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्न करने वाले हैं। CGL 2024 के सारे प्रश्न, सारे फॉर्मूले का रिवीजन, सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन। तो क्लास थोड़ी लंबी होगी, आपको बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और 140 के करीब प्रश्न आए। यानी एक शिफ्ट में औसतन 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे ज्योमेट्री से। तो यानी कि 2 चौको 8 नंबर आपको फ्री के मिल जाएंगे। तो अगर ये वीडियो देख लिए, सारे कॉन्सेप्ट कर लिए, तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी आपके एग्जाम में। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना। मैं आपको बीच बीच में दिखता रहूंगा, जहां मुझे लगेगा कि आपको कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा ऐसे फेस से आके समझाना है, अदरवाइज मैं साइड होता हूं और आपको पहले प्रश्न पे लेके चलता हूं। ठीक है, तो चलो पहला प्रश्न क्या कहा गया कि एक्स वाई जेड 3 पॉइंट्स हैं एक प्लेन पे, जहां पे एक्स वाई बराबर 11, वाई जेड बराबर 13, एक्स जेड बराबर 24। तो नंबर ऑफ सर्कल्स दैट ट्रेवल थ्रू पॉइंट्स एक्स वाई एंड जेड। आपको नंबर ऑफ सर्कल्स बताने कि कितने पास होंगे। देखो पहले कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि अगर एक बिंदु है कहीं पे, पूछा जाए उससे कितने सर्कल पास हो सकते हैं, तो उससे इनफाइनाइट। कैसे? देखो मान लो ये बिंदु है, ये सर्कल पास हुआ, 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 ऐसे इनफाइनाइट। अगर दो बिंदु हैं तो उनसे पास होने वाले वृत्तों की संख्या भी इनफाइनाइट होगी, क्योंकि देखो दो बिंदु हैं तो ये पास हुआ, ये पास हुआ, ये पास हुआ, ये पास हुआ, ऐसे इनफाइनाइट। और अगर तीन बिंदु हैं, ठीक है, अगर तीन बिंदु हैं तो उनसे होके पास होने वाले वृत्तों की संख्या केवल और केवल एक होती है, अगर वो कोलिनियर हो गए। अगर वो कोलिनियर हो गए यानी एक ही रेखा में हो गए, तो उससे खींचे जाने वाले वृत्तों की संख्या 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स तो कितना होगा? इनफाइनाइट। अगर मैं कहूं नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 1 पॉइंट तो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। और अगर मैं कहूं नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स तो कितना हो जाएगा? 1। यानी कि यूनिक सर्कल खींचा जा सकता है अगर तीन बिंदु सररेखीय हो। पहला कॉन्सेप्ट हो गया, यानी कि अगर एक बिंदु से होकर पास होने वाले वृत्तों की संख्या पूछी जाए, इनफाइनाइट। अगर पूछा जाए दो बिंदुओं से होकर पास होने वाले वृत्तों की संख्या, तो इनफाइनाइट। लेकिन अगर देयर आर 3 पॉइंट्स और आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स विल बी 1। ठीक है, ये समझ आ गया। अगर वो, ये पहला केस है। दूसरा केस है कि अगर वो तीनों बिंदु सररेखीय हो जाए। सररेखीय मतलब कि तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हो, पढ़ते हो, तो उससे पास होने वाले वृत्तों की संख्या 0 हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? आप दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरी बात ये बतानी है मेरे भाई कि अगर दो सेक्टर है, जैसे एक लाइन का सेक्टर हो गया, रेखाखंड हो गया एक्स वाई, दूसरा हो गया वाई जेड, और इन दोनों को जोड़ो, एक्स वाई प्लस वाई जेड। अगर इन दोनों को कॉमन क्या आ रहा है? वाई। वाई हटा दो यानी कि एक्स जेड। अरे वाई हटा दो, बाकी दोनों को साथ लिख दो। यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड बराबर अगर एक्स जेड हो जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स वाई जेड जो तीनों पॉइंट हैं वो किसी एक लाइन पे लाई करते हैं, और तीनों पॉइंट अगर किसी लाइन पे लाई करते हैं तो कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे, और कोलिनियर पॉइंट से होके गुजरने वाले वृत्तों की संख्या 0 होती है। इस वजह से आपका आंसर 0 हो गया। क्लियर कट? समझ आ गया? कॉन्सेप्ट एक कि कितने वृत्त गुजर सकते हैं। कॉन्सेप्ट दो कि अगर एक्स वाई प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स जेड, तो एक्स वाई जेड विल बी कोलिनियर, और कोलिनियर से नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 0 हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगले प्रश्न पे आ जा, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहा गया द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड दिया गया 28 सेंटीमीटर किसकी? इक्विलेटरल ट्राइंगल की। टेकिंग ईच वर्टेक्स एज द सेंटर, अ सर्कल इज डिस्क्राइब्ड विद अ रेडियस equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of that part of the triangle which is not included in the circle. Take pi is equal to 22/7। देखो क्या कहा गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हम ड्रॉ कर देते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसकी हर साइड 28 की, हमने कहा ठीक है 28 की है। अब कहा गया इसके इसके शीर्ष को केंद्र मानते हुए इसकी भुजा के आधी लंबाई का वृत्त खींचा गया। कितने वृत्त खींचे गए हैं? 3। तीनों शीर्षों से 3 वृत्त खींचे गए हैं। देखो एक, ठीक है, दूसरा यहां पे मान लो खींचा गया है, देखो दूसरा यहां पे खींचा गया है, आपको मान लो, अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है, दूसरा मैं यहां पे खींच दे रहा हूं, ठीक है, ये दूसरा यहां पे खींचा गया, दूसरा शीर्ष यहां है, और तीसरा, ये तीनों एक दूसरे को टच करेंगे। मैं थोड़ा फिगर गलत बना रहा हूं, ठीक है, मैं सही कर देता हूं इसको, कि तीनों शीर्षों को केंद्र मानते हुए हम क्या खींच रहे हैं? वृत्त खींच रहे हैं। वृत्त किस प्रकार से खींच रहे हैं? वृत्त किस प्रकार से खींच रहे हैं मेरे भाई? वृत्त इस प्रकार से खींच रहे हैं कि
वृत्त इस प्रकार से खींच रहे हैं कि ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देखो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इस प्रकार से वृत्त हो गया। तो कहा गया कि उस पार्ट की एरिया क्या होगी जो यहाँ इनके बीच में लाई करता है, यानी येलो वाला एरिया निकालना। क्लियर कट। अब देखो अगर मैं कहूं मेरे भाई कि अगर हमें ये येलो पार्ट निकालना है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे इसमें से मैं क्या काम करता हूं, ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं माइनस। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये कोण 60, ये एंगल 60, ये एंगल 60, यानी कि तीनों मिलके 180। तो ये वाले सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये वाले सेक्टर का एरिया 60 डिग्री, वाले सेक्टर का एरिया ये वाले का 60 डिग्री, तो तीनों मिलके 180 डिग्री का सेक्टर बनाएंगे। और 180 डिग्री का सेक्टर क्या होता है? सेमी सर्कल, और उसका एरिया क्या होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर, और माइनस हाफ इंटू पाई 22/7, और गुणे रेडियस। रेडियस कितनी है? आपने कहा पहली चीज जानो, रेडियस कितनी ली गई है? रेडियस कितनी ली गई? रेडियस आपने कहा कि रेडियस जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड की आधी ली गई है, यानी कि कितनी ली गई है? 28 का आधा यानी कि 14 लिया गया। तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर लिख देते हैं, यानी 14 गुणे 14। इसको सिंप्लीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अब देखो अगर 2 सते 14 से 14 काट दिया तो यहाँ पे कितना बचा? √3/4 इंटू 28 का स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू 28 गुणे 28। इसको एग्जाम में लिखना नहीं है, आपने कहा 4 से एक 28 कट जाएगा, 7 बचेगा, और एक 28 सेफ सबूत सा बच जाएगा, माइनस ये लिखा है 7 दूनी 14 से 14 कट गया। अब आपका बचा कितना? 22 गुणे 14, तो लिख दो 22 गुणे 14। ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है? 14 दूना 28 कॉमन आ सकता है, तो 28 कॉमन ले लो, बचेगा कितना? 7√3, और माइनस 28 कॉमन लिया तो यहाँ पे 11 बचेगा। अब देखो √3 की वैल्यू 1.732 होती है, पता है। अब 7 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 7 या 21 1 22, 7 7 49 2 51, 7 1 7 5 12। अब 12.124 में से अगर 11 घटाएंगे तो ये बचेगा 1.124, यानी आपका आया कितना? 28 गुणे 1.124। अब गुणा कर देते हैं, 28 चौको 112, हासिल आई 11, 28 दूना 56, 11 67, हासिल आई 6, 28 1 28 6 34, और 28 1 28 और 3 31, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया? 31.472 के करीब आंसर आ गया। 31.08 आपका आंसर आ गया। देख लेना कहीं पे हमने गलती गुलती करी होगी, इस वजह से एग्जैक्ट नहीं मैच किया, अदरवाइज आपका मैच कर जाता है। क्लियर हो गया। तो आपको क्या काम करना है, इनकी सबकी रेडियस आर थी, 60 डिग्री का हर जगह कोण बन रहा था, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60। तो आपको पता है 1/, आपको पता है, अगर यहाँ से कॉन्सेप्ट समझो कि अगर थीटा कोण कोई सेक्टर बनाता है तो उसका एरिया कितना होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 60/6 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 3, पाई आर स्क्वायर बाई 6, सॉरी पाई आर स्क्वायर बाई 6 इसका एरिया हो जाएगा। ऐसे इसका एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 6, ऐसे इस सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 6, तो तीनों जोड़ोगे तो हाफ पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल सी बात, क्लियर कट, समझ में आ गया होगा। By applying which of the following criteria can two triangles not be proved congruent? आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी का वो होता है क्या? देखो एंगल साइड एंगल, देखो अगर मान लो कि किसी दो वृत्तों में, मैं वृत्त नहीं, दो ट्राइंगल्स में, एक ट्राइंगल ये हो गया और एक ट्राइंगल ये हो गया, ठीक है, मान लेते हैं दो ट्राइंगल्स। मान लो ये कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, और ये साइड इनके बीच की बराबर है, तो ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है। अगर मैं कहूं साइड तीनों, अब दो ट्राइंगल्स हैं जिनकी साइड ही बराबर है, मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ऐसे ये 3 4 5 वाला अगर मिल गया तो दोनों सेम ही, वो कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएंगे। तो ये भी हो गया एंगल साइड साइड। अगर साइड एंगल साइड की बात करें तो देखो एक ट्राइंगल ये था, एक ट्राइंगल ये था, और एक ट्राइंगल ये था, मान लो कहा गया साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब क्या हुआ? ये देखो साइड ये वाली बराबर, ये वाली बराबर, ये वाली बराबर, ये वाली बराबर, और इनके बीच का एंगल बराबर, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बट एंगल कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती, क्योंकि देखो एक कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है एक, देखो कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है कि एक हाथ है, दूसरे हाथ को अगर ढक ले रहा है तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, दोनों हाथ मेरे क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। बट एक हाथ छोटू सा है, ठीक है, एक हाथ छोटू सा है, एक हाथ इसको ढक पाएगा? नहीं, भले शेप समान हो, यानी कि शेप जो 60 डिग्री बन रहा है वो तो बराबर हो गया मान लो, ठीक है, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए। एंगल का मतलब हो गया कि तीनों एंगल बराबर हो, ठीक है, मैं मान लेता हूं एक 60 यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, क्या सारे समबाहु त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होते? नहीं, तो साइड चेंज हो जाएगी, तो एक दूसरे को कंप्लीटली ढक नहीं पाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली ढके, तब बोलते हैं सर्वांग सम, यानी कि सारे अंग बराबर है, कोण बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती, बाकी सारी कॉन्ग्रुएंसी होती है। क्लियर कट, समझ में आ गया होगा। देखो
टू सर्कल्स, ठीक है, टू सर्कल्स, पहले एक चीज समझो, ठीक है, आपको क्या निकालना है यहां पे, आपको निकालना है टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द लेंथ ऑफ देयर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखो सबसे पहले एक चीज समझो कि अगर आपसे कहा जाए, तीन तरह की, देखो दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये है मान लो और दूसरा वृत्त ये है, ठीक है, वृत्त है दोनों, इसकी टेंजेंट्स कितनी खींची जा सकती हैं, एक, दो, अरे यार, तीन और ये चार, ठीक है, चार ट्राइंगल, चार, अगर दो वृत्त हैं एक दूसरे को टच नहीं करते तो उनकी कितनी टेंजेंट हो सकती है, चार, ठीक है, सारी चीजें, ये कॉन्सेप्ट आ सकता है। अगर दो वृत्त हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, आपने कहा एक, दो और ये तीन, तब कितनी टेंजेंट, तीन। अगर दो वृत्त हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो कितनी टेंजेंट, एक, दो, तो यहाँ पे दो। अगर दो वृत्त हैं, यहाँ पे कितनी हो गई, दो। अगर दो वृत्त हैं एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं तो इनकी कितनी कॉमन टेंजेंट हो सकती है, अगर वो दोनों एक दूसरे से दूर हैं, समझिएगा बात को, अगर दो वृत्त हैं और एक दूसरे से दूर हैं, जैसा पहली आकृति में बना हुआ, तो चार टेंजेंट खींची जा सकती हैं, कॉमन टेंजेंट। दूसरा, अगर वो दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो तीन टेंजेंट, अगर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दो टेंजेंट, जैसा मैंने दिखाया, और अगर दोनों एक के अंदर एक बना हुआ है तो केवल एक टेंजेंट खींची जा सकती है। अब आपने कहा कि 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, उनकी सीधी सीधी का मतलब क्या हुआ, देखो जो ये लाइंस हैं, ये वाली, देखो ये वाली, यहाँ पे मैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसको बोलेंगे सीधी स्पर्श रेखा। जो तिरछी क्रॉस बना रही, ये दोनों को बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और आपको पता होगा कि लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, वो हम देखते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैं यहाँ पे किनारे पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रहा हूँ कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यानी कि देखो मान लो एक सर्कल ये है, ठीक है, मैं दिख तो नहीं रहा हूं, हाँ दिख रहा हूं, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, ठीक है। अब इसकी रेडियाई r1 है, इसकी रेडियाई r2 है, ठीक है। अगर इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींची जाएगी तो DCT उसको लिखता हूं, सीधी स्पर्श रेखा, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है अंडर रूट में d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई कितनी होती है, यानी कि ये वाली रेखा की लंबाई, ये टच करेगा, ठीक है, d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। और अगर ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं तो आपको पता है इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर हो जाएगी, यानी यहाँ पे d बराबर कितना हो जाएगा, r1 प्लस r2। तो यहाँ पे अगर पुट करोगे तो आपका आ जाएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई अंडर रूट में r1 प्लस r2 का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट में 4r1 r2, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और ये r1 r2 हो जाएगा। समझ में आ गया, तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए। हमने कहा कि अगर दोनों वृत्तों की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई निकालनी है तो होगी अंडर रूट में d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई निकालनी है तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। और अगर दोनों एक दूसरे को टच करते हैं तब कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट r1 इंटू r2, जहां पे d इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है और r1 r2 रेडिया है। सिंपल सी बात, दो कॉन्सेप्ट हमने समझने थे, समझ लिए। अब आते हैं हम अपने प्रश्न पे। प्रश्न में क्या कहा गया था, हमें प्रश्न में दिया गया कि क्या निकालना है, 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा 2r1 r2, यहाँ पे r1 की वैल्यू 18, इसकी वैल्यू 12, यहाँ से 18 से क्या बाहर आएगा 6, 12 से क्या बाहर आएगा 6, तो 6 गुणे 6, 6 का स्क्वायर यानी कि 6 निकल गया, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे बचा 2, तो 12 रूट 6 आपका आंसर हो गया। क्लियर कट समझ में आ गया होगा, क्लियर कट समझ में आ गया होगा। एक सर्कल है, रेडियस 5 रूट 13 है, एक कॉर्ड है जो 10 सेंटीमीटर दूरी पे है सेंटर से, लेंथ ऑफ कॉर्ड बतानी है। देखो एक कॉन्सेप्ट समझो, अगर कोई वृत्त है और उसकी एक जीवा है, जीवा बोले तो जीवा क्या होती है, जीवा होती है जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाए, ठीक है, ये जीवा है ए और बी। अब ये केंद्र है, केंद्र से इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, मान लो ये परपेंडिकुलर है इस पे, ठीक है, दिख नहीं रहा बट परपेंडिकुलर, तो आपको पता है ये इसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब जो एम पॉइंट होगा वो ए बी का मध्य बिंदु होगा, यानी कि अगर ओ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो जो ए एम होगा वो बी एम के बराबर होगा। यानी किसी वृत्त में अगर केंद्र से स्पर्श रेखा नहीं इस पे जीवा पे यानी कि कॉर्ड पे लंब ड्रा किया जाए तो उसको बाइसेक्ट करता है, और उल्टा भी सही, यानी कि अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो वो लंब होगा। अब अगर ये लंब हो रहा है
तो आपको क्या दिया गया कि त्रिज्या है 5√13 यानी OA की वैल्यू दे दी गई 5√13। इस वजह से समझा रहा हूं कि आगे प्रश्न आए तो इतना ना समझाना पड़े। डिस्टेंस दे दी गई 10, तो आपको जीवा की लंबाई, अब पहले आधी जीवा पाइथागोरस लगा के 5√13 का स्क्वायर 25 गुणे 13 कितना हो जाएगा, 25 गुणे 12, 25 गुणे 12 कितना होता है 300, तो 25 गुणे 13 325, 325 में से 100 घटेगा, अरे एम निकालना है तो एम बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में OA का स्क्वायर यानी 325 और माइनस OM का स्क्वायर यानी कि 100, 325 माइनस 100 225 का वर्गमूल 15। अब अगर AM 15 है और AM AB का आधा है तो पूरा AB कितना हो जाएगा 30। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कहा कि 45 डिग्री एंड 65 डिग्री आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन फाइंड एक्सटीरियर एंगल। अब देखो कोई ट्राइंगल है 45 और 65, ये मान लो 45 है और ये 65 है, ठीक है। तो आपको तीसरे कोण का बहिष्कोण निकालना है। तीसरे कोण का बहिष्कोण, बहिष्कोण कब मिलता है, जब हम किसी भुजा को आगे बढ़ा देते हैं। आपको बहिष्कोण अगर फाइंड करना है, इफ यू हैव टू फाइंड एक्सटीरियर एंगल देन हाउ विल यू फाइंड, कोई एक साइड को हम आगे बढ़ा देंगे तो ये वाला जो एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल। आपको पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है अगर ये थीटा है ये फाई है, ये थीटा प्लस पाई के बराबर होगा। यानी कि कोई त्रिभुज है उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, उसके सुदूर स्थित यानी कि दूर वाले दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर हो जाएगा, यानी थीटा प्लस फाई हो जाएगा। तो अगर एक 45 था एक 65 था तो दोनों मिलके 110 हो जाएगा। क्लियर कट, समझ में आ गया होगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड 3 4 5 है, इसको रोटेट किया गया। अब ये आयतन निकालना था, ये मैंने करवा दिया है मेंसुरेशन के प्रश्न में। मेंसुरेशन वाली वीडियो देख लेना, इसी वजह से मैंने डाल दिया था। मेंसुरेशन का रेफरेंस भी देना था कि मेंसुरेशन भी मैंने करवा दिया है, ठीक है। कहा कि EFG एंड HIJ आर सिमिलर। देखो दो सिमिलर ट्राइंगल्स अगर हैं, मान लो ये ट्राइंगल हो गया और ये ट्राइंगल हो गया, तो पहली चीज समझो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर। क्या है, सिमिलर। तो इसकी मान लो A B और C दिया गया, ऐसे F G H दिया गया। अगर ये सिमिलर है तो आप सबसे पहले जानो कि इनकी रेडियाई कह रहा हूं, इनकी साइड का जो रेशियो होगा साइड 1 बटे साइड 2 वो हमेशा बराबर होगा। साइड 1 एक की, साइड 1 दूसरे की, यानी AB बटे इसके करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि FG ये बराबर हो जाएगा BC बटे इसके करस्पॉन्डिंग साइड GH, और ऐसे CA बटे उसके करस्पॉन्डिंग साइड HF, ये बराबर हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर इनके एरियाई का रेशियो यानी कि एरियाज का रेशियो पूछा है, एरियाई कह रहा हूं, एरियाज का रेशियो निकालना है यानी एरिया ऑफ ABC, ठीक है, बटे एरिया ऑफ FGS निकालना है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर इनकी मीडियाई कह रहा हूं, मीडियन का अगर रेशियो निकालना है तो उनके भुजाओं के, यानी अगर आपको पेरीमीटर का रेशियो निकालना है P1 बटे P2 तो उनके साइड के बराबर हो जाएगा। अगर मीडियन का रेशियो निकालना है तो भी साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। अगर हाइट का रेशियो निकालना है तो भी साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर एरिया का रेशियो निकालना है तो साइड के रेशियो के वर्ग के बराबर हो जाएगा। ये सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर कट, समझ में आ गया। अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। शुरू के कुछ प्रश्नों में कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद तो आपको पता ही है। हाँ देखो, एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया, EFG, यहां पे लिख दिया HIJ, ये सिमिलर है तो जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में लिखना है। E बराबर H है, E बराबर H हो गया, ठीक है। F बराबर I है, F बराबर I है, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, तो यानी कि ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। अब अगर ये सिमिलर हैं तो आप कह सकते हैं इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी EF बटे HI बराबर कितना हो जाएगा, EF बटे HI बराबर FG बटे JI या IJ। अब EF बटे HI यहां से देखो, EF बटे HI करें तो 1 बटे 3 हो जाएगा बराबर FG 9 बटे JI निकालना था तो JI बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 9 27 हो जाएगा। क्लियर कट, समझ में आ गया होगा। क्योंकि लेंथ ऑफ कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट टू टू सर्कल्स इज 9, दैट ऑफ कॉमन इंटरनल टेंजेंट इज 5, देन द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस ऑफ, देखो कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट की लंबाई 9, ठीक है। कॉमन इंटरनल टेंजेंट की लंबाई, एक्सटर्नल टेंजेंट क्या होती है, जो स्ट्रेट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है ये होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। एक्सटर्नल टेंजेंट इसको बोलते हैं, और जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है उसको इंटरनल कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। तो ये चीज फोकस करना है, कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट, कॉमन इंटरनल टेंजेंट। अब देखो आपने अभी पढ़ा था कि कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट की लंबाई कितनी होती है, एक्सटर्नल टेंजेंट की लंबाई अभी हमने पढ़ा था कि इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में D² माइनस क्या होता है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और ये बराबर दिया गया 9। और कॉमन इंटरनल टेंजेंट यानी कि अंडर रूट में D² माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर बराबर दिया गया 5। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ देयर रेडियाई यानी R1 और R2 का प्रोडक्ट निकालना है। क्लियर कट। अब आप कैसे करेंगे,
आपको पता है इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये गायब, ये 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 21 हो जाएगा। अब अगर मैं क्या काम करता हूँ, इसमें से इसको घटाता हूँ तो डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में क्या लिखा हुआ है, माइनस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ, और ये प्लस में क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 का स्क्वायर। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 81 माइनस 25, 81 माइनस 25 कितना होता है, 56। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर 4ab, यानी 4R1 R2 बराबर 56। तो यहाँ से R1 R2 कितना हो जाएगा, 14। निकालना क्या था, यही। समझ में आ गया, क्लियर कट, फॉर्मूले का रिवीजन हो गया, ठीक। रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 5, 10, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अभी हमने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या पढ़ी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाना, आपका आंसर आ जाएगा, होमवर्क नंबर 1, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर एम ओ एन सिमिलर है, पी क्यू आर बराबर इतना, आर ए पी इतना, ठीक है। अब देखो अगर पी क्यू आर और सिमिलर नहीं है, सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे देखो कॉन्ग्रुएंसी का साइन बना हुआ, तो अगर ये सिमिलर है तो आपको पता है कि एंगल पी क्यू आर की जो वैल्यू होगी वही एंगल एम ओ एन की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि पी क्यू आर बराबर एम ओ एन करेंगे तो 5y माइनस 8 बराबर 82, यानी 5y बराबर 90, तो y बराबर 18 हो गया। सिमिलरली आपको पता है कि कोण क्यू आर पी अगर 47 है तो आपको क्या निकालना है, x प्लस वाई, ठीक। अब देखो y बराबर 18 आ गया। अब मैं ट्राइंगल ड्रा कर देता हूं, ये पी क्यू आर, ये ऐसे एम ओ एन, राइट। अब आपको कुछ कुछ बराबर दे दिया, आर पी क्यू ये वाला कोण 51 डिग्री दे दिया गया, ठीक है, 51 डिग्री है, क्लियर। एम ओ एन 5y माइनस 8 है, ये 5y माइनस 8 है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको थोड़ा सा यहाँ पे। पी क्यू आर की वैल्यू 82 डिग्री, ये 82 डिग्री है। क्यू आर पी ये 47 डिग्री है, 47 डिग्री है। एम ओ एन 5y माइनस, क्यू आर बराबर 24 है, क्यू आर बराबर 24 है, और ओ एन बराबर 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। अब देखो आपको पता है अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो सिमिलर ट्राइंगल्स होते तो इनका रेशियो बराबर होता, अगर सिमिलर ट्राइंगल्स होते तो इनका रेशियो साइड का बराबर होता, बट ये कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर। यानी आप y की वैल्यू तो आ चुकी है, तो x की वैल्यू के लिए भुजा को बराबर करेंगे, यानी 3x प्लस वाई बराबर 24, y बराबर 18, तो इधर 6, 3x बराबर 6, तो x बराबर 2। अब x प्लस वाई निकालना था, x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, पुट कर देंगे। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, कहा गया व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया एंड पेरीमीटर आर 209 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 63 सेंटीमीटर इफ इट इज गिवन दैट इट्स रेडियस इज नॉन नेगेटिव इंटीजर राउंड टू 1। अब देखो क्या कहा गया, आपको सबसे पहले सेक्टर समझना है, सेक्टर क्या होता है। देखो सेक्टर समझो पहले क्या होता है। सेक्टर ये होता है, मान लो कोई वृत्त है, ये वृत्त है, ठीक है, इसका कोई आर्क है जो सेंटर पे थीटा एंगल बनाता है, तो दोनों रेडियाई यानी आर आर, और इस आर्क के बीच का जो एंगल एरिया होगा, ये वाला एरिया, उसको बोलेंगे सेक्टर। जितना कोण बनाएगा उतने डिग्री का सेक्टर बोलेंगे। तो अगर थीटा डिग्री का सेक्टर की बात करें तो ये बना। अब देखो इस सेक्टर के लिए एरिया की बात करें, आपको पता है कि अगर 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री, या फिर ऐसे समझो एरिया क्या होता है, आपको पता है कि अगर कहीं 2 पाई कोण बनता है, 2 पाई कोण बनता है, तो उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पूरे वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एक यूनिट का, एक रेडियन का अगर कोई कोण बनाता है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2। हम मान लेते हैं थीटा रेडियन का कोण बनाता है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, थीटा इंटू आर स्क्वायर बाई 2। ये सब रेडियन में लिखे गए हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। अगर इसके हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। पेरीमीटर बराबर हो जाएगा कि देखो ये आर्क की लंबाई, आपको पता है कि एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस। तो यहां से आर्क की लंबाई कितनी हो जाएगी, एंगल थीटा इंटू रेडियस आर, तो यहां से थीटा आर तो इसकी लंबाई हो गई, और प्लस ये वाली हिस्सा, प्लस ये वाला हिस्सा आपको आना पड़ेगा, और ये वाला हिस्सा, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर आर्क की लंबाई थीटा आर प्लस 2r आर। तो ये आपको चीजें दी गई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम प्रश्न पे आते हैं, आपको क्या क्या दिया गया, एरिया दिया गया 209, और पेरीमीटर कितना दिया गया, पेरीमीटर दिया गया 63। अब इसी को सॉल्व करना है और आंसर बताना है। आपसे कहा गया देन क्या बताना है, सेंट्रल एंगल यानी थीटा की वैल्यू बतानी है। देखो सबसे पहले देखो, आपको अगर थीटा आर स्क्वायर बाई 2 इतना दिया गया है, तो हम क्या काम कर सकते हैं, यहां से थीटा प्लस 2 इंटू आर लिख सकते हैं, इसको बराबर 63। अब यहां से हम क्या काम करते हैं, आर की वैल्यू निकाले, यहां रख दे, या फिर यहां से थीटा की वैल्यू निकाले और यहां पे पुट कर। तो आपने कहा इजी ये होगा कि यहां से थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करते हैं, तो यहां से आपको पता चल गया कि थीटा
+2 इंटू आर बराबर 63, हम कह सकते हैं थीटा +2 बराबर 63/r, या थीटा बराबर हो सकता है 63/r-2। यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो 63/r-2, यही जो लिखा हुआ है, और इसी में इंटू r²/2, ये हो गया। अरे देखो समझो बात को, हमने कहा कि भैया देखो ये आपके थीटा की वैल्यू है, अब थीटा की वैल्यू इसमें पुट करनी है, यानी कि 63/r-2 इंटू r²/2 बराबर 209। अब मैं पहले क्या काम करता हूँ, 2 हटाता हूँ, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर r² का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, r² का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 63r, देखो, और -2r² बराबर 2 गुणे 209, यानी कि 2 गुणे 11 और गुणे 19, राइट। इसको मैं एक साथ ले आता हूँ, इसको मैं क्या काम करता हूँ, एक साथ ले आता हूँ, यानी कि आपका कितना हो गया, 2r² और 63r को इधर, तो 2r² माइनस 63r, और माइनस ये प्लस में 2 गुणे 11 गुणे 19 बराबर 0। अब आप देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जो आर में है, आपने कहा इसका और इसका गुणा करो, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 गुणे 11 गुणे 4 गुणे 11 गुणे 19 के दो फैक्टर बनाने, जिनको जोड़ने पे 63 है। आप कहेंगे 4 गुणे 11 44 और 19, तो इसको हम फैक्टराइज अगर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2r² माइनस 44r माइनस 19r प्लस 2 गुणे 11 गुणे 19, ऐसे लिखे रहो, बराबर 0। तो अगर मैं यहाँ पे 2r कॉमन ले लूं तो r माइनस 22, यहाँ पे अगर माइनस का 19 कॉमन ले लूं तो ये r माइनस 22, ये बराबर 0। तो यहाँ से हमारे r की दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक r की वैल्यू क्या आ जाएगी 22, और एक r की वैल्यू क्या आ जाएगी 19/2। अब हम पहले r बराबर 22 पे कोशिश करते हैं सॉल्व। r अगर आ गया तो आपको थीटा निकालना है, तो थीटा आराम से निकल जाएगा, यहाँ से थीटा इक्वेशन 1 से देख लो, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा बराबर हो जाएगा 209 गुणे 2 और बटे r², यानी कि 22 गुणे 22। इतना किसमें आएगा, रेडियन में, किसमें आएगा, रेडियन में। इतना रेडियन हो गया। अब देखो आपने कहा पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री के, तो एक रेडियन कितना हो जाएगा 180/पाई, तो इतना रेडियन कितना हो जाएगा 180/पाई लिख दो, गुणे 180 और बटे पाई का मतलब बटे 22 और गुणे में 7, यही तो हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है मेरे भाई, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने कहा 2 से काटा 11 आया, 11 से काटा ये 19 हो गया, ठीक है 19 हो गया, 2 से काटा 11 आया, 2 से काटा 11 आया, 4 से काट दिया 45 हो गया, राइट। अब आपका कितना बचा 19 गुणे 45 और गुणे 7 बटे 121, राइट। अब मैं क्या काम करता हूं, इसको सॉल्व करना है। देखो किसी से कट रहा है, 11 से कोई कट नहीं रहा, तो 11 से मैं एक बार काटने की कोशिश करता हूँ, 11 चौको 44 पॉइंट 10 हो जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा, 11 9 99, ठीक है। 11 से कट गया, 11 से फिर से इसको काटते हैं, तो 11 से काटेंगे 11 पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 7 79, 11 7 77, 2 22, 11 दूना 22, यानी आपका हो गया 133 और गुणे 0.372, इतना रेडियन। अब 133 से गुणा कर दो, 133 दूना 266, हासिल आई 26, 133 सत्ते 931 और 26 957, हासिल आई 95, और 133 तिया 399, 399 और 95 कितना हो जाएगा 494, 3 अंक बाद डेसिमल, यानी 49.47 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 49.5 डिग्री आंसर। तो आपको जो कैलकुलेटिव प्रश्न होते हैं वो ऐसे आते हैं, आपको थीटा r²/2 पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, दोनों की वैल्यू थी, उसके बाद सॉल्व करना था, सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ से रेडियन और उसकी बात, यानी आपने यहाँ से क्या सीखा, एक फॉर्मूला ये सीखा, एक फॉर्मूला ये सीखा कि अगर 1 डिग्री पूछा जाए, 1 रेडियन बराबर पूछा जाए कितना डिग्री होता है, तो 180/पाई डिग्री। क्लियर हो गया, ये प्रश्न समझ में आ गया। अगले प्रश्न पे चले, बहुत सुंदर। इन अ सर्कल टू कॉर्ड्स MN एंड PQ इंटरसेक्ट एट O। देखो एक कॉन्सेप्ट और है, ये वृत्त है, अगर इसकी दो जीवाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मान लो MN, ठीक है, और PQ ये O पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इनके छुटकू छुटकू जो भाग हैं, यानी MO ON वो PO और OQ के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएंगे, यानी हम यहां से क्या कह सकते हैं, MO इंटू ON बराबर PO इंटू OQ। सिंपल सी बात, ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि MO इंटू ON बराबर PO इंटू OQ हो जाएगी। अब MO आपको दिया गया 9 इंटू 9 इंटू ON की वैल्यू कितनी दी गई 5 बराबर PO हमें निकालना है, इंटू OQ 6।
45/6 7.5। तो ये कॉन्सेप्ट आगे अगर आगे आएगा तो मैं करवाऊंगा नहीं, आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया कि छुटकू छुटकू भाग का गुणनफल हमेशा बराबर होगा। एक रोम्बस है, रोम्बस क्या होता है? समचतुर्भुज, चारों भुजाएं बराबर, ये समचतुर्भुज मान लो कोई। ओ कोई इंटीरियर बिंदु है इस प्रकार से कि ओ ए बराबर ओ सी है, ये ए बी, ए बी सी और डी, और ओ ए बराबर ओ सी, यानी ये भाग बराबर इस भाग। व्हाट इज 5/9 ऑफ डिग्री ऑफ मेजर ऑफ डीओबी, डीओबी कोण के 5/9 क्या हो? देखो, अगर आपको पता है ओ कोई बिंदु है इस प्रकार से है, अगर आपको पूछा जाए, देखो सबसे पहले समझो कि कोई जो समचतुर्भुज होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। समचतुर्भुज के अगर विकर्ण की बात करें तो D1 और D2 अगर है तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर होता है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि इसका एरिया जो होता है वो हाफ D1 D2 होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट जो है, इसके जो डायगोनल होते हैं यानी कि D1 और D2 वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर इसके बीच में कोई बिंदु है, यानी इसके यहां पे कोई बिंदु लाई करता है जो इस डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब वो बिंदु से ही होके दूसरा डायगोनल गुजरेगा। तो अगर बी डी यानी बी डी डायगोनल खींचेंगे तो इसी बिंदु से होके गुजरेगा, क्योंकि ये दूसरे वाले डायगोनल का मिड पॉइंट है। और अगर ये दूसरे वाले डायगोनल का मिड पॉइंट है यानी कि बी ओ डी अगर हम खींचेंगे, बी डी खींचेंगे तो वो ओ से होके गुजरेगा। अब ओ से होके गुजरेगा यानी बी डी डायगोनल हो गया। अब अगर बी डी डायगोनल हो गया तो ये वाले बीओडी कोण की वैल्यू कितनी होगी? ये सीधी रेखा होगी, तो बीओडी कोण 180 डिग्री का। तो 5/9 पूछा गया था, 5/9 ऑफ 180 100 डिग्री हो जाएगा। देखो एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल है, तो इसको करवाने की जरूरत नहीं, ए राइट एंगल है, tan ए बराबर √3 यानी कि ए की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। ठीक है, ये सी पे राइट एंगल है, ठीक है, ये सी। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, साइन ए कॉस बी कॉट ए प्लस बी। देखो ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस सी, 180 माइनस सी। तो साइन ए की वैल्यू साइन 60 √3/2, कॉस बी ये वाला कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, कॉस बी की वैल्यू √3/2 इंटू कॉट ए प्लस बी 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री की वैल्यू। तो आपका आंसर खत्म। ये देखना ही नहीं था आपको, बस इस पे फोकस करना था कि कॉट ए प्लस बी कितना हो जाएगा? कॉट 180 माइनस सी, और कॉट 180 माइनस सी क्या हो जाएगा? कॉट सी। कॉट सी, सी अगर 90 है तो सिंपल सी बात है, माइनस तो कॉट सी वैसे होगा। इफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, आपको पता है सिमिलर ट्राइंगल्स के अगर एरिया का रेशियो इतना है तो साइड का रेशियो इनका अंडर रूट हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5, 144 का 12। अभी ऐसा प्रश्न मैं करवाऊंगा नहीं, ठीक है। कहा गया एबीसी आर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड एबीसी की पीक्यू के करस्पॉन्डिंग कौन सी होगी? अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एबी के करस्पॉन्डिंग आरपी हो जाएगी, ठीक है। आपसे पूछा किसके? पीक्यू के, तो पीक्यू के करस्पॉन्डिंग बीसी हो जाएगी। अब ये सब प्रश्न करवाने वाले नहीं है। एक ट्राइंगल एबीसी में ए बी बराबर एसी है, ए बराबर 80 डिग्री तो बी बराबर, आपको पता है, देखो एबीसी है, मान लो ए बी सी, ए बी बराबर एसी इनके ए बराबर 80 डिग्री। आपको पता है समान भुजाओं के सामने के कोण, किसी भी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर है, यानी अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो 2 थीटा प्लस 80 बराबर 180। ये करवाने की जरूरत है नहीं। पी क्यू आर एम एन एस, ट्राइंगल पी क्यू आर में एम एन एस इनके मध्य बिंदु है, पी क्यू आर। पी क्यू का मध्य बिंदु एम है, इसका मध्य बिंदु एन है, इसका मध्य बिंदु ओ है, राइट, एस है, सॉरी, फ्लो में ओ और एस है। अब कहा गया अगर एरिया ऑफ पी क्यू आर 46 है तो एरिया ऑफ एम एन आर क्यू क्या होगी? एम एन आर क्यू मतलब एम एन आर क्यू कैसे हो गया? पी क्यू पी आर। अच्छा, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे एक चीज करना कि इसका मध्य बिंदु दूसरा है, इसका मध्य बिंदु दूसरा है, पी क्यू का मध्य बिंदु एम, फिर पी आर का मध्य बिंदु एन, और इसका मध्य बिंदु एस, ठीक है। अब आपसे तो कौन से क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा गया? पी एम एन आर क्यू, यानी कि इसका एरिया पूछा गया, एम एन आर क्यू, ये वाले। अब देखो समझो बात, आपको पता है कि अगर इनके मध्य किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो जो चारों ट्राइंगल बनते हैं उनका सबका एरिया बराबर होता है। अब मान लेते हैं इसका एरिया 1, तो ऐसे मैं इसको भी मिला देता हूं, इसका एरिया दूसरे वाले ट्राइंगल का 1, इसका भी 1, इसका 1, यानी कि 4 एरिया बराबर आपको 46 दे दिया गया। अब आपको एम एन आर क्यू का पूछा गया, तो एम एन आर क्यू में कितने एरिया आ रहे हैं? 1 2 3, तो 4 बराबर 46, तो 1 3 बराबर निकाल लेंगे, 4 बराबर 46 तो 1 बराबर 11.5, 3 बराबर 34। ये प्रश्न कर लेना। ए बी सी, तो आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी 180 अंश,
ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी अगर 180 अंश है, हाफ घटा दे रहे हैं a का, तो 60 डिग्री घट जा रहा है, यानी a बराबर 120 डिग्री हो गया। अरे a का आधा घटाने से 60 डिग्री घट जा रहा है, यानी a पूरा कितना हो जाएगा 120, तो एक चौथाई पूछा गया। LMN में ये आप प्रश्न कर लेना, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में। कहा गया ट्राइंगल पी क्यू आर को कंसीडर करो जो आर पे राइट एंगल है, आर पे राइट एंगल है, पी है क्यू है, पी क्यू बराबर 29 है, क्यू आर बराबर 21 है, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 20, 20, 21 और 29 ट्रिपलेट बनाते हैं। अब cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स निकालना है। कहा गया अगर पी क्यू आर कोण की वैल्यू x हो तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसमें कुछ करना था नहीं। देखिएगा कहा गया एक ट्राइंगल एबीसी में दो मीडियन एडी और बी जी पे इंटरसेक्ट करती है, एडी 12 बी 9, तो आपको ए बी की लंबाई बतानी है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, ट्राइंगल एबीसी अगर कोई है, ठीक है, कोई क्या होगा ही होगा, एबीसी कोई ट्राइंगल है, ए से इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो एक मीडियन ये मिल गई एडी, बी से इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो एक मीडियन ये मिल गई बी, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को जी पे काटते हैं, ठीक है। अब जी क्या होगा, आपको पता है मीडियंस जिस पॉइंट पे मिलती है उसको बोलते हैं सेंट्रॉयड या केंद्रक। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केंद्रक। केंद्रक जो होता है वो मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2 शीर्ष के साइड वाला वर्टिक्स के साइड वाला हिस्सा होता है, और ये भाई साहब छोटा वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो अगर एडी पूरा 12 है तो जी इसको किस अनुपात में, 2:1 के रेशियो में, यानी 8 ये हो जाएगा एजी और ये 4 हो जाएगा, राइट। बी 9 है तो ये 2:1 के रेशियो में, यानी ये 6 हो जाएगा, ये 3। अब आपको निकालना ए बी की लंबाई, ठीक है, ए बी की लंबाई। आपको एक चीज पता चल गया, समझिएगा बात, ए बी की लंबाई निकालनी है, ठीक है। अगर ए बी की लंबाई निकालनी है तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, किसी भी ट्राइंगल में, मान लो ट्राइंगल ए बी सी, इस पे अगर साइड ए पे मीडियन खींची गई, इसकी लंबाई पूछी गई, यानी साइड ए पे, ए के सामने वाली भुजा ए पे मीडियन खींची गई और उसकी लंबाई पूछी गई, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, ये होता है हाफ, यानी कि मीडियन ऑफ साइड ए बराबर होती है हाफ अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, सिंपल सी बात। अब आपको क्या पता है, कुछ पता होता है, ठीक है, आपने कहा इसकी जरूरत ही नहीं है, आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बस चीजें बताई कि अगर एक ट्राइंगल है, ए साइड पे मीडियन खींची गई तो एम ए बराबर होता है ये फॉर्मूला, ठीक। अगर आपको सेंट्रॉयड पूछा जाए तो 2:1। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे कहा गया कि ये जो मीडियंस है वो राइट एंगल पे कट करते हैं एक दूसरे को, यानी ये वाला राइट एंगल। अब अगर राइट एंगल पे काटते हैं, एक भुजा 6 एक भुजा 8, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी। तो मैंने आपको समझाना क्या था कि मीडियन की लंबाई कैसे निकालते हैं, आपको समझाना क्या था कि सेंट्रॉयड क्या होता है और सेंट्रॉयड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि P and Q are centers of two circles whose radii are 7 centimeter and 3 centimeter respectively. If direct common tangent to the circles meet PQ extended at A, then A divides PQ in the ratio of, देखो एक वृत्त ये है मान लो और एक वृत्त ये है मान लो, ठीक है। इन दोनों की एक कॉमन टेंजेंट होगी, कोई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, यानी सीधी वाली खींचनी, ये मान लो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इनके सेंटर्स को मिलाती हुई एक रेखा खींची गई है जो इसको ए पे मिलती है। हमने कहा ये बिंदु P है, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, ये कहां पे मिलती है, ए पे मिलती है, राइट। अब आपसे कहा गया ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। आपको पता चल गया कि ये मान लो MN थी, तो आपने कहा कि ये रेशियो जो दोनों ट्राइंगल बने, आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट में बताना चाहता हूँ कि अगर दो वृत्तों की कोई कॉमन टेंजेंट खींची गई और उनके सेंटर्स को बढ़ा के लाइन खींचेगी तो जो ट्राइंगल बनेगा वो सिमिलर हो जाएगा। क्यों, देखो ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण कॉमन है, ठीक है, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए एन क्यू सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए एम पी के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, यानी ए एन बटे ए एम बराबर एन क्यू बटे एम पी बराबर ए क्यू बटे ए पी। अब आपने कहा कि हमें क्या पता है, हमें पता है एन क्यू बटे एमपी, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, तो हम एन क्यू की लंबाई 3, इसकी 7, यानी हमारा यहां से ए क्यू रेशियो एपी भी आ गया 3:7, ए क्यू रेशियो एपी। अब आपने कहा ए क्यू रेशियो एपी, यानी ए क्यू की लंबाई 3 और एपी की लंबाई 7। अब ये पूछा गया था कि ए जो है वो पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमेशा समझना, एक लाइन है, मान लो इसको कोई बिंदु एम है, मान लो ए भी कोई लाइन है,
तो एम और एमबी की लंबाई, अगर एम कोई मिड पॉइंट पे रेशियो मतलब बीच में कहीं लाई करता है, बीच में इन द सेंस कि ए और बी के बीच में, मिड पॉइंट पे नहीं, और ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो इसको बोलते हैं इंटरनली डिवाइड करें। और अगर मान लो कोई ऐसी लाइन है ए बी, ये है ए और बी, और मान लो एक्स कोई पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है, डिवाइड करने का मतलब कि एक्स से ए की दूरी, एक्स से बी की दूरी का रेशियो क्या हो। तो आपसे कहा गया कि ए डिवाइड करता है पी क्यू को, ए डिवाइड करता है पी क्यू को, मतलब कि एपी और ए क्यू की, ए से एपी की दूरी, ए से क्यू की दूरी का रेशियो। आपने अभी कहा कि एपी 7 है तो ए क्यू 3 है, तो ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, 7:3 में। एक्सटर्नली है इंटरनली, क्या पीक्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन पे लाई करता है, नहीं, बाहर लाई करता है, तो इस वजह से क्या रेशियो हो जाएगा, 7:3। मेजर थ्री एंगल का आपको पता है, तीनों एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, 17 13 30 15 45 बराबर 180, तो एक बराबर 4 डिग्री। तो आपसे पूछा गया था सबसे बड़े और सबसे छोटे, एक रेशियो बराबर कितना है, 4 डिग्री। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे 17 - 3 4, एक रेशियो बराबर 4, तो 4 रेशियो बराबर। त्रिभुज एबीसी और डीईएफ कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का हम कुछ नहीं करने वाले हैं, ये आपको पता चल गया कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। दो सर्कल है C1 और C2, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। अब एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होती है, आप द लेंथ ऑफ, फिर से लिख लेना, द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली क्या हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ √R1 इंटू R। सिंपल सी बात। तो यहाँ पे R1 R2 वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर कट। त्रिभुज पी क्यू आर, एस कोई बिंदु है क्यू आर पे इस प्रकार से कि पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। देखो पी क्यू आर, ठीक है। इसमें एस कोई बिंदु इस प्रकार से है कि पी एस जो है वो क्यू आर पे परपेंडिकुलर, मान लो एस कोई बिंदु है, अब इस प्रकार से है कि पी एस परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, राइट। तो कौन सा बात सही होगा, ठीक है। अब देखो, अगर एस इस पे परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू एस का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर, राइट। ऐसे अगर हम पी आर का स्क्वायर बात करें, पी आर का स्क्वायर, तो पी आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी एस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताना यहाँ पे कुछ और भी सही कोई चीज दी गई है नहीं। अगर मैं पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर प्लस के एस क्यू एस का स्क्वायर निकालना है, तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। हम कह रहे हैं ठीक है जोड़ देते हैं, तो हम कहते हैं पी आर स्क्वायर प्लस इसका ये वाला साइड जोड़ो, क्यू एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर और प्लस एस आर स्क्वायर। तो यहां से हमने कहा कि कुछ कॉमन आ रहा है पी एस, तो हमारा यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा कि पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, यही पूछा गया। तो आप हमेशा याद रखना कि अगर कोई वृत्त दिया जाए इसमें कोई स्पर्श रेखा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो पी आर स्क्वायर, पी आर यानी कि ये वाला, प्लस क्यू एस स्क्वायर ये वाले भाग का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर ये वाला और प्लस एस आर स्क्वायर बराबर होंगे। फिर से समझिए, कोई ट्राइंगल है, समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने आपको समझाया कॉन्सेप्ट क्या है कि पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस एस। कब, जब कोई पी एस परपेंडिकुलर है, तो आप कहेंगे कि ये वाले का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर बराबर ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस इस वाले भाग, सामने सामने वाले भागों का ये बराबर होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ लो, थ्योरम कैसे क्या होता है, ये आगे यूज भी हो सकता है। तो आपको कई बार पी आर दे दिया जाएगा 14, ये दे दिया गया 7, ये दे दिया गया 21, तो इसकी लंबाई पूछ ली गई, सिंपल सी बात है, निकाल सकते हो। अगला प्रश्न आपका सीधे सीधे पूछा गया, कहा गया त्रिभुज एबीसी में लेंथ बीसी की 2 सेंटीमीटर कम है एबी की 2 गुना लंबाई से। देखो क्या कहा गया, त्रिभुज एबीसी में जो बीसी की लंबाई है वो एबी की लंबाई से 2 गुना से 2 कम है, यानी एबी की लंबाई अगर मैं मान लू ए है तो इसकी लंबाई 2a - 2 है, इसके 2 गुना से 2 कम। और सीए की लंबाई द लेंथ ऑफ साइड एसी एक्सीड्स AB by 10, यानी a + 10 है। अब पेरीमीटर दिया गया, यानी कि a 2a और a 4a प्लस 8 बराबर 40 दिया गया, तो a बराबर 32 हो गया, a बराबर 32 नहीं 4a बराबर 32 हो गया, a बराबर 8 हो गया। सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछी गई थी। डीएफ में अच्छा देखो, एक बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है। देखो कोई ट्राइंगल है ए, क्या है ट्राइंगल ए बी सी, मान लो एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा गया, बाइसेक्टर बोले तो ये इस भाग के बराबर, मान लो एम पे मिलता है, तो आप कहेंगे ए बी यानी ये वाला बटे इस साइड का हिस्सा बी एम बराबर ए सी बटे इस साइड का हिस्सा एम सी।
यानी अगर एंगल बाई सेक्टर है तो जिस अनुपात में इन भुजाओं का अनुपात होगा वही अनुपात इसके पार्ट में, मतलब इसके एम और एमसी का भी होगा। अब आपको क्या दिया गया, डी का द्विभाजक है ईएफ को, ये डी का द्विभाजक है ईएफ को, डी का द्विभाजक है ईएफ को किस बिंदु पे मिलता है, डी का द्विभाजक है ईएफ को किस बिंदु पे मिलता है, यहाँ पे देखो मैं मिटा देता हूँ सबको, ठीक है। आप देखो डी का द्विभाजक है ईएफ को किस बिंदु पे मिलता है, एन पे मिलता है, तो ये एन है। आपको डी बराबर 36 दे दिया गया, डी एफ बराबर 40, तो इसका रेशियो कितना हो गया, 9:10। तो काका अगर ईएफ 38 है तो ये भी 9:10 के रेशियो में हो जाएंगे, ईएन और एनएफ भी। देखो अगर भुजाओं का अनुपात 9:10 है, देखो ये वाला 9 और 10 है, तो ये भी 9 और 10 हो जाए, दोनों जोड़ो 19, 19 बराबर 38, तो 1 बराबर 2, तो एनएफ बराबर 10, 10 दूना 20। समझ में आया। आपने कहा इसका और इसका रेशियो 9:10 है, तो इस पार्ट और इस पार्ट का रेशियो भी 9:10, टोटल रेशियो कितना हो गया, समझ रहे हो, टोटल रेशियो नहीं, टोटल रेशियो कितना हो गया, 19, 19 बराबर 38 है, तो 1 बराबर 2, तो 10 बराबर 20। क्लियर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद एन आर्क लेंथ ऑफ 44। आर्क लेंथ क्या होती है, थीटा इंटू रेडियस, ये बराबर दिया गया 44, थीटा बराबर 360 डिग्री, थीटा बराबर 360 डिग्री। अब देखो वो थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया गया। अब आप देखो आर्क की लंबाई क्या होती है, थीटा इंटू आर, और आपको पता है थीटा जब रेडियन में हो तब, अदरवाइज आर्क की लंबाई कितनी होती है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये बराबर दे दिया गया 44। ठीक है, जब रेडियन में होगे तब ऐसा, अगर रेडियन में नहीं है तो डिग्री में है तो ऐसा। अब आपको क्या निकालना, त्रिभुज का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आप यहाँ से सॉल्व करके आंसर निकाल लो, देखो 2 पाई 44/7, तो 7 इधर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। यानी आर बराबर कितना हो गया, यहाँ से आर बराबर कितना हो गया, 7 × 360/थीटा, 7 × 360/थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो पाई गुणे आर स्क्वायर, 7 × 360/थीटा, और गुणे 7 × 360/थीटा, ठीक है, और इंटू थीटा अपॉन 360, वैल्यू पुट करते हैं, ये कट गया, आपका ये आंसर आ गया। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30, 30 से इकट्ठा 12 हो गया, यानी आपका कितना हो, 12 × 7 × 7 × पाई 22/7, 7 7 कट गया, 7 दूनी 14, दूना 28, यूनिट डिजिट 8, ये दोनों ऑप्शन गायब, 22 7 154, 154 × 12, अगर 150 × 12 होता तो 1800 से ऊपर होता, तो 154 × 12 1848 हो जाए। ठीक है, तो चाहे इस फॉर्मूले से करो चाहे इस फॉर्मूले से, सिंपल सी बात आपका आज। ठीक है, सिंपल सी बात। या फिर आप ऐसे देखो, अगर 30 डिग्री का, ये तो बेसिक मेथड हो गया, अब देखो ट्रिक देखो, 30 डिग्री का अगर 44 डिग्री 44 सेंटीमीटर है तो 360 डिग्री का कितना हो जाएगा, गुणे में 12, गुणे में 12, यानी ये त्रिभुज का परिमाप दे दिया गया, और त्रिभुज का नहीं, वृत्त का पेरीमीटर दे दिया गया। पेरीमीटर अगर इतना है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आपने कहा 2 पाई आर, यानी 44/7 गुणे आर बराबर इतना है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, देखो 44 से 44 कट जाएगा, आर बराबर 84, आर बराबर 84 है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्लियर कट। फ्रॉम पॉइंट टी द लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखो टी कोई बिंदु है और यहां से टेंजेंट खींची गई, टी कोई बिंदु है, यहां से कोई टेंजेंट। आपको एक कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए कि वृत्त की वो त्रिज्या जो टेंजेंट से मिलती है, वृत्त की वो त्रिज्या यानी कि द रेडियस ऑफ द सर्कल विच मीट्स अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, the radius of the circle which meets the tangent of that particular circle at point of contact is always perpendicular to that tangent। यानी कि अगर त्रिज्या कोई स्पर्श रेखा को स्पर्श बिंदु पे मिलती है तो वो लंबवत होती है। अब केंद्र से टी की दूरी 40 दे दी गई, ये आपको पता चल गया 90 डिग्री है, स्पर्श रेखा की लंबाई 32 है, तो आपका इसकी लंबाई निकालनी है 40 32 और क्या ट्रिपलेट बनाते हैं, आपने कहा 40 32 और क्या ट्रिपलेट बनाते हैं, केंद्र से टी की दूरी, वृत्त का व्यास है 24, तो अगर ये 24 हो गया तो आपने कहा व्यास कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और सीखो, आगे यूज होगा, चलो वो आएगा तब बता दूंगा। आप अगर ये टेंजेंट थी, मान लो ये सेकंड में खींच देता, ठीक है, मान लो ये पी है, ये ए है, ये बी, मतलब कोई वृत्त है जिसकी टी ए बी क्या है, सेकंड है, क्या छेदक रेखा क्या है, और पीटी क्या है, टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, टेंजेंट सेकंड थ्योरम एक होती है, वो कहती है टेंजेंट की लंबाई का स्क्वायर यानी पीटी का स्क्वायर बराबर छेदक रेखा का बाहरी भाग सेकंड का बाहरी भाग टी ए इंटू पूरी लंबाई टी। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आगे यूज करूंगा। क्लियर।
मैं क्या आपको एग्जाम में यूज होगा। ट्रायंगल एबीडी और एफईसी में बीएडी जो कोण है वो 60 डिग्री है, बीएडी कोण जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है, हमने कह दिया 60 डिग्री। एल ऑफ बीडी, लंबाई ऑफ बीडी बराबर एल ऑफ ईसी है, यानी कि बीडी की लंबाई अगर ए है तो ईसी की लंबाई भी ए है, क्लियर हो। एफईसी बराबर 90 डिग्री है, एफईसी और एबीडी की लंबाई, एफईसी और एबीडी, एफईसी कौन सा कोण है, एफईसी ये वाला कोण 90 डिग्री का है, और एबीडी भी 90 डिग्री, ठीक है। आपको लंबाई ऑफ ए बी बराबर लंबाई ऑफ एफ ई दे दी गई, लंबाई ऑफ ए बी बराबर लंबाई ऑफ एफ ई दे दी गई, यानी ये दोनों बेसिकली आपको क्या दे दिए गए, सिमिलर। देखो आपको ये भुजा इस भुजा के बराबर दे दी गई, ये भुजा इस भुजा के बराबर दे दी गई, और आपको दे दिया गया ये कोण इस कोण के बराबर। तो दो भुजाएं, देखो साइड वन बराबर साइड टू बराबर साइड टू, और इनके बीच का एंगल थीटा वन बराबर थीटा टू हो जाए तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, साइड एंगल साइड, अभी हमने पढ़ा था पहले ही प्रश्न में या दूसरे कुछ किसी प्रश्न में, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आपसे कहा गया बीएडी और एफसीई का एरिया का रेशियो बताना है, कोण बीएडी और कोण एफसीई का रेशियो। अब देखो ये 90 है ये 60 है, वैसे ये 90 होगा ये 60 हो जाएगा, अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब आपको कौन कौन सा कोण का रेशियो बताना था, बीएडी कितना है 60 डिग्री, एफसीई कितना है 30 डिग्री, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 2:1, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट लगाना था, आपका आंसर आ जाता। क्लियर कट, समझ में आ गया, बहुत सुंदर। सेक्टोरियल एंगल रेडियस 9.6 75 डिग्री है, तो लेंथ ऑफ आर्क बतानी है। देखो आपने कहा 75 डिग्री कितना रेडियन हो जाएगा 75 अपॉन, अरे देखो सिंपल सी बात जानो कि 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियन, तो 75 डिग्री कितना हो जाएगा 2 पाई बटे 360, तो ये तो हो गया एंगल, ठीक है। आपको पता है लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, अभी हमने करा था, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या, यानी कि 2 पाई अपॉन 360 इंटू 75, ये हो गया एंगल, इंटू लंबाई कितनी है रेडियस 9.6, इसी को सॉल्व करना। देखो 15 पचे 25 से 15 से 25 75, 15 से काटेंगे 15 दूना 24 हो जाएगा, 24 से कटा 0.4 हुआ, 5 गुणे 0.4 2 दूनी 4 पाई आपके आर्क हो गए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, बस सिंपल सी बात। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एफ इंटरसेक्ट अ सर्कल एट ए एंड बी, ठीक है। एफ कोई बिंदु है, उससे दो स्ट्रेट लाइंस आती हैं, वो सर्कल को इंटरसेक्ट करती हैं ए और बी, एंड टचेस द सर्कल एट सी, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, गिवन ए सी एफ बराबर 50, ए एफ सी बराबर 30, फाइंड ए ओ बी। देखो जो प्रश्न में कहा जाए ज्योमेट्री में वही बनाते चले। एक एक्सटर्नल पॉइंट है एफ, जहां से दो रेखाएं खींची गई जो सर्कल को ए और बी पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, ठीक है, एक ए और बी पे इंटरसेक्ट करती है और एक सी पे टच करती है, ऐसा कहा गया, क्योंकि कोई भी रेखा दो जगह वृत्त को मिनिमम टच करेगी, तो हमें कहा गया अगर दो ही दिए गए तो एक रेखा टच करती है और दूसरी एक इंटरसेक्ट करती है और एक टच करती है, राइट। एफ ए बराबर एफ ए इज लेस देन एफ बी, इसका मतलब आगे वाला बिंदु एफ ए होगा, पीछे वाला बिंदु एफ बी होगी, एफ बी की लंबाई ज्यादा दी गई, ठीक है। टच द ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ सेंटर का सर्कल है, सेंटर का सर्कल है, सर्कल का सेंटर, सर्कल का सेंटर। ए सी एफ जो कोण है ये वाला एंगल, ये कितना दिया गया मेरे भाई 50 डिग्री, दिस वन इज 50 डिग्री। तो आपको कहा गया ए एफ सी जो कोण है ये वाला, ये कितना दिया गया 30 डिग्री। तो आपको निकालना ए ओ बी की वैल्यू, ए ओ बी की वैल्यू निकाल, ठीक है, ये वाले कोण की वैल्यू थीटा, ठीक है। अब कैसे निकलेगा, देखो अगर मैं कहूं और तुम मुस्कुरा दो, अगर मैं कहूं और तुम मुस्कुरा दो, अगर मैं इसको मिला दूं सीबी को मिला दूं, अब आपको यहां से एक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा मेरे को, आपने कहा कि अगर किसी वृत्त की कोई जीवा, कॉन्सेप्ट यहां पे समझाता हूं, कोई वृत्त है उसकी कोई स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा ये स्पर्श नहीं करती, ये स्पर्श रेखा, और उसकी कोई जीवा है जो स्पर्श बिंदु से होके जाती है, तो स्पर्श रेखा और जीवा यानी कि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का जो एंगल होगा वही उस कॉर्ड द्वारा
इंटरसेप्टेड एंगल के बराबर होगा, यानी कहीं पे भी वो जीवा थीटा ही कोण बनाएगी। तो ऐसे देखो AC कॉर्ड है, FC जीवा, इसके ये वाला कोण कितना है 50 डिग्री। अगर ये वाला 50 है तो इस जीवा AC द्वारा यहाँ पे बना कोण कितना हो जाएगा 50। अब आपने कहा काम बन गया। मैंने कहा कैसे? आपने कहा यहाँ पे ये वाला कोण 50 हो गया, ये वाला कोण 30, तो ट्राइंगल FBC को देखो, एक कोण 30 एक कोण 50, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 100 माइनस 80, यानी कि 180 माइनस 80 यानी कि 100 डिग्री। अब अगर ये 100 है, इतना 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 50। अब देखो जीवा AB द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण 50 डिग्री है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर कोई जीवा है, अगर कोई जीवा AB है और वृत्त के परिधि पे कोई कोण बनाती है, ये वाला कोण थीटा है अगर, तो इसके केंद्र पे बना कोण 2 थीटा हो जाएगा। तो अगर AB जीवा यहाँ पे 50 डिग्री का कोण बनाती है, तो केंद्र पे 2 गुणे 50 यानी कि 100 का कोण बनेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्लियर? क्लियर हो गया। एक सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस इतना है, एंगल 30 का बनाता है, पेरीमीटर निकाला। पेरीमीटर के लिए मैंने क्या बताया था भाई? पेरीमीटर के लिए मैंने बताया था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, और प्लस 2r, ये होता है पेरीमीटर। अब आपको थीटा दिया गया यहाँ पे 30 डिग्री, आपको रेडियस दे दी गई 12 डिग्री, 12 डिग्री नहीं 12 सेंटीमीटर, और पाई का 3.14 यूज करके ये आप सीधे सीधे पुट कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ऐसा हम कर चुके हैं, इस वजह से नहीं करवा रहा हूँ। 1/4 of a circular pizza of radius 21 centimeter was removed from whole pizza. What is the perimeter of remaining pizza? देखो ये कॉन्सेप्ट सीख लो, आगे हो सकता है काम। देखो क्वार्टर निकाल लिया गया, देखो ये इतना था। क्लियर? अब आपको पता है कि अगर पूरे वृत्त की परिधि की बात करें 2 पाई आर, ठीक है, पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई। अब हमने कहा एक क्वार्टर निकाल लिया गया, यानी यहां से इसको निकाल लिया गया। अब इतना पिज्जा बचा हमारा, अब इसकी परिधि निकालनी है। तो आपने कहा जो कर्व वाला एरिया है, यानी कर्व वाला लंबाई होगी, यानी ये वाली लंबाई, ये 3/4 बचे क्योंकि 1/4 निकल गई, तो 2 पाई आर गुणे 3/4, यानी कि 3 पाई आर बाई 2 बचा। क्लियर? तो ये हो गया 3 पाई आर बटे 2। क्लियर हो गया? इसको हमने 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस पेरीमीटर निकालना है, तो यहां से यहां से यहां और फिर यहां से यहां जाओगे तब पेरीमीटर निकल के आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, देखो ये वाली रेडियस का हिस्सा, ये वाली रेडियस, ये जोड़ना पड़ेगा ना, बस आपका आंसर है, परिमाप निकालना। तो यहाँ पे आर कॉमन ले लो, तो ये बचा 3 पाई बाई 2 और प्लस 2। आर की वैल्यू 21, 3 पाई बाई 2 यानी कि 3 गुणे 22/7 और गुणे 2 यानी कि 14 और प्लस 2, 7 2 7 14 2 11, 21 का गुणा कर दो तो कितना हो गया 21 गुणे 3 गुणे 11/7 प्लस 42, 7 से कटा है 3, 3 3 9 गुणे 11 99 प्लस 42 141 हो गया। From a circle radius, the arc length is cut by a chord. Vedna, what is the arc length of a smaller portion? कहा गया from a circle of radius 7 cm, an arc is cut by a chord of length 7 cm. देखो एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड है देखो, जिसकी लंबाई 7 और इसकी त्रिज्याएं भी 7 तो आपसे कहा गया छोटे भाग के चाप की लंबाई बतानी है, यानी ये वाले चाप की लंबाई बतानी है। कैसे निकले? आपको पता है अगर 7 है, तीनों भुजाएं 7 हो गई, इस ट्रायंगल को देखो, तो ये देखो ये 7 त्रिज्या हो गया और ये इसकी लंबाई 7 दी ही गई, तो ये 60 डिग्री है, यानी कि 60 डिग्री कोण बनाने, केंद्र पे 60 डिग्री कोण बनाने वाले आर्क की लंबाई आपको पता है 360 की कितनी होती है 2 पाई आर, तो 60 की 2 पाई आर बाई 6, 2 पाई आर बाई 6, आर की वैल्यू कितनी दी गई 7, तो कितना हो गया 2 गुणे 7 पाई बटे 6 यानी कि 7/3 पाई हो गया। पी क्यू आर सर्वांग सम है, ये आप निकाल सकते हैं। ए और बी सेंटर है, ए बी बराबर 5, देखो ये ऐसे है एक ऐसे। अगर एक चीज और समझ लो कि अगर ए और बी सेंटर है, ठीक है, ए और बी सेंटर, अगर ए बी की लंबाई R1 प्लस R2 यानी इनकी त्रिज्याओं की लंबाई के योग के बराबर हो गए, तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। समझो ये R1 था, ये R2 था, ये A है, ये B है, तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर AB इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 यानी उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से बराबर ज्यादा है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से दूर है। और अगर AB इज लेस देन R1 प्लस R2 इसका मतलब हो जाएगा वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सिंपल सी बात समझना, ये A है, ये B है, ये A B है। ठीक है, तीनों केस समझ में आ गया। अगर दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम है तो इसका मतलब वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर बराबर है तो ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं बाहरी,
और अगर ए बी इज ग्रेटर देन तो इसका मतलब दूर दूर। अब देखो इनके केंद्रों के बीच की दूरी 5 है और इनकी त्रिज्याओं का योग 3, यानी कि एक दोनों इस प्रकार से होंगे, एक 2 हो गया, एक हो गया। सी अनदर सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, which टचेस ईच ऑफ above टू सर्कल्स एक्सटर्नली। एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, वो एक ऐसे टच कर रहा है, क्लियर। तो आपको आर की लंबाई बतानी है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट नोट कर लिया, चलो बहुत सुंदर। अब मैं देखो आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आए थे। जो लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर में अच्छे प्रश्न नहीं आते, मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से इसको मिला देता हूँ और यहाँ से इसको मिला देता हूँ। अब एक कॉन्सेप्ट बस आपको याद रखना है, आपको बताइए ये 2 है, ये 1 है, क्लियर। ये आर है, ये आर। अगर कोई दो वृत्त है, ये समझिएगा, ये भी कॉन्सेप्ट है, और इनको टच करने वाला तीसरा वृत्त है, तो अगर मैं इन तीनों के केंद्रों को मिलाऊं तो ये वाला कोण समकोण होता है। सिंपल सी बात, चलो बस। तो आपको पता चल गया ये वाला कोण समकोण हो गया, यानी 90 डिग्री हो गया। अब अगर 90 डिग्री हो गया तो ये कौन सा, ए बी, और मान लेते हैं इसका केंद्र सी है, ठीक है। तो आपको पता चल गया एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, जो सी पे राइट एंगल है। एबी की लंबाई 5 है, एसी की लंबाई 2 प्लस आर है, बीसी की लंबाई 1 प्लस आर है। तो पाइथागोरस लगा दो, यानी एबी का स्क्वायर 25 बराबर 2 प्लस आर का स्क्वायर और प्लस 1 प्लस आर का स्क्वायर। सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2 आर स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और 1 5 और प्लस 2 दूनी 4 आर प्लस 2 आर 6 आर बराबर 25। यानी यहां से हमारा 2 आर स्क्वायर प्लस 6 आर माइनस 20 बराबर 0। 40 के दो ऐसे गुणनखंड जिनको घटाने पे 6 आए, 10 और 4, तो 2 आर स्क्वायर प्लस 10 आर माइनस 4 आर माइनस 20 बराबर 0। 2 आर कॉमन ले लोगे तो आर प्लस 5 माइनस 2 माइनस 4 कॉमन ले लोगे तो आर प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से आपने कहा आर प्लस 5 बराबर 0 1 हो जाएगा, जो कि आर बराबर -5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 2 आर माइनस 4 बराबर 0 लेना पड़ेगा, यानी आर बराबर 2 हो गया। तो यही निकालना था। तो आपको बस क्या काम करना है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये वाला कोण 90 डिग्री होगा और पाइथागोरस लगाना। क्लियर हो गया। रेडियस ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट लाइन। देखो आपको मैंने क्या बताया, रेडियस 8 है, ये वाला 8 हो गया, ये वाले लंबाई 17 है, ये एक पॉइंट है जो केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो आपको टेंजेंट की लंबाई पाइथागोरस सिंपल से लगाना है, ये 17 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 15। सिंपल सी बात। एक कॉर्ड है लार्जर एमंग टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, ये प्रश्न देखिएगा और फिर उत्तर करेंगे। ये कॉर्ड ऑफ लार्जर एमंग टू कंसेंट्रिक सर्कल्स इज ऑफ लेंथ कितना है मेरे भाई, ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक कब होंगे, एक सर्कल मान लो ये है और एक सर्कल ये है, दोनों एक दूसरे के अंदर बने हुए हैं, उनका केंद्र समान, ठीक। अब कहा गया ये कॉर्ड ऑफ लार्जर एमंग टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसकी कोई जीवा है जो 20 सेंटीमीटर लंबी है, एंड इट इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। ये जो जीवा है बड़े वाले सर्कल की, वो छोटे वाले सर्कल को टच करती है, यानी इसके लिए स्पर्श रेखा, यानी ये ऐसे समझो कि ये इस प्रकार से, राइट। तो कहा कि व्हाट इज द एरिया ऑफ एनुलर पोर्शन बिटवीन द टू सर्कल्स, यानी इसका बताना है एरिया क्या हो। देखो समझो बात को, यानी कि आपको पहले रिंग का एरिया, देखो अगर एनुलर पोर्शन का एरिया बताना है तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये एनुलर यानी कि रिंग का एरिया हो जाएगा, ठीक। अब आपको दिया क्या गया, मैं अगर इसकी त्रिज्या मानू स्मॉल आर और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या मानू कैपिटल आर, तो आपको पता है कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसको बाइसेक्ट करेगा, अगर बाइसेक्ट करेगा पूरा 20 था तो इतना 10 हो जाएगा। तो यहां से हमें कितना मिल गया, क्या मिल गया हमें यहाँ से, पाइथागोरस अगर हम लगा दें तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पे यही वैल्यू पुट कर दो, तो रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 10 का स्क्वायर 100। क्लियर हो गया। एक सर्कल का सेंटर जो है वो 50 सेंटीमीटर कॉर्ड से जोड़ा गया, ये आपको खुद ही करना है, इसमें कुछ नहीं था प्रश्न में, ठीक है। परपेंडिकुलर एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पी क्यू आर मिड पॉइंट है ए बी बी सी और सी के, देखो ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये मिड पॉइंट है पी क्यू आर, ठीक है। अब कहा गया अगर लेंथ ऑफ साइड एबीसी इज 11 तो पी क्यू आर की एरिया क्या होगा। देखो आपको मैंने क्या बताया, अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएं तो जो ट्राइंगल बनते हैं
1 2 3 4 सबका एरिया बराबर होगा। क्लियर हो गया। अब अगर आपको पी क्यू आर का एरिया निकालना था तो पी क्यू आर का एरिया 1/4 हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के एरिया का, क्योंकि देखो सब एक और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब इसी का 1/4 गुना करना है, यानी 1/4 गुणे √3/4 गुणे 11 का स्क्वायर 121, यानी 121 √3/16 आपका उत्तर हो जाएगा। देखो दो सर्कल्स हैं, सेंटर्ड एट पी है, इंटरसेक्ट करते हैं, 2 पॉइंट सी एंड डी है, ए बी टेंजेंट है, ए डी बी बराबर 68। अब देखो ए डी बी कोण कहाँ है, ये वाला एंगल 68 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो ए सी बी कोण की वैल्यू बतानी। क्लियर हो गया। अब अगर मैं क्या काम करता हूं, यहां से इसको मिला देता हूं। क्या किया हमने, मैंने सी से डी को मिला दिया। अगर ए बी टेंजेंट है तो अगर ये वाला कोण थीटा है तो ए सी, अभी हमने पढ़ा था कि कोई वृत्त है, अगर उसकी कोई जीवा है और एक स्पर्श रेखा है, तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो होता है वही उस जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बनाए गए कोण के बराबर होता है। तो ऐसे देखो ए बी इसकी टेंजेंट है और ए सी जीवा है, तो अगर ये वाला कोण थीटा है, ए बी और ए सी के बीच वाला कोण अगर थीटा है मेरे भाई, ठीक है, ए बी और ए सी के बीच का कोण ये वाला थीटा अगर है, तो आपने कहा अगर ये थीटा हो गया तो क्या आफत आ गई, कोई आफत थोड़ी आ गई। मैंने कहा कोई आफत नहीं आ गई, मैंने कहा बस ये हो गया कि ये वाला कोण भी थीटा होगा। सिमिलरली अगर ये वाला कोण फाई है तो ये कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब आपको पता चल गया थीटा प्लस फाई बराबर 68 डिग्री, क्योंकि देखो ये पूरा कोण 68 का है। क्लियर। अब आपको और क्या दिया गया, आपको और क्या दिया गया, आपको कहा गया ए सी बी कोण की वैल्यू बतानी। ए सी बी कहाँ है, ये वाले कोण की वैल्यू बतानी। अब देखो ट्राइंगल एबीसी में देख लो, ट्राइंगल एबीसी में देखो, हमने क्या काम कहा, हमने कहा इतना थीटा हो जाएगा, इतना फाई, और दोनों मिलके पहले ही 68 दे दिए गए। अब ट्राइंगल एबीसी में आओ, ट्राइंगल एबीसी में अगर मैं कहूं कोण ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 180 में से बाकी दोनों कोण घटा दो, क्योंकि ये थीटा है ये फाई है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा प्लस फाई, और थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी है 68 डिग्री। तो ये कितना एसीबी कितना हो जाएगा 180 माइनस 68 यानी 112। समझ आ गया। अब ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये फिगर को मैं फिर से बना रहा हूं। देखो एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, इन दोनों की कोई कॉमन टेंजेंट है, ये कॉमन टेंजेंट है, ठीक। फिर क्या हो रहा है, यहां से एक टेंजेंट ये खींची गई, यहां से एक टेंजेंट ये खींची गई, ठीक है। और यहां से हम क्या काम करते हैं, इसको भी मिला देते हैं, इसको थोड़ा समझ, फिगर को कॉन्सेप्ट है ये, समझिएगा। एक प्रश्न नहीं पूछा गया था, समझ लो कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया आपसे। हमने कहा यहां से इसको मिला दिया गया एक बार, और यहां से इसको मिला दिया गया एक बार, और फिर यहां से इसको मिला दिया गया दूसरी बार, यहां से इसको मिला दिया गया दूसरी बार। तो अगर यहां से इसको मिला दिया गया दूसरी बार, तो अगर आपसे पूछे ये वाला कोण कितना होगा, तो आप हमेशा याद रखना कि 180 में से इसका अगर ये थीटा है तो ये वाला कोण 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट नोट कर लेना, ये कॉन्सेप्ट नोट कर। अगर मैं कहूं कि दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, हमने इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया, ये वाला कोण अगर निकालना है तो इसका, तो इसकी वैल्यू ये 180 में से घटा के हो जाएगी। क्लियर। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, अगर पेरीमीटर का रेशियो इतना है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का भी रेशियो वही होगा, इसमें कुछ था नहीं। क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर फाउंड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, क्या होगी, कैसे निकालेंगे। देखो क्योंकि एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल रेडियस 12, आर्क की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क बराबर 7 सेंटीमीटर। आपको पता है क्या निकालना है, सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर निकालना है। क्लियर। आपको लंबाई दी गई, यानी थीटा अगर कोण बनाता है तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर आपको दे दिया गया, कितना है 7। क्लियर हो गया। तो अगर मैं ये 7 कह दूं तो यहां से हमारा पाई आर की वैल्यू नहीं, हाँ ठीक है, यहां से मैं पाई आर की वैल्यू रख सकता हूँ, थीटा पाई आर की वैल्यू। तो अगर मैं थीटा पाई आर अपॉन 360 की वैल्यू पूछूं, यहां से 7/2 हो जाए, थीटा पाई आर अपॉन 360, थीटा पाई आर अपॉन 360 7/2। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, थीटा पाई आर बटे 360 कितना हो गया 7/2, और गुणे ये कितना हो गया 8। तो 7/2 गुणे आर, तो 7/2 गुणे आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस कितनी है 12, तो 7/2 गुणे 12 7 42। ठीक है। आपको पता चल गया कि थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर 7 है, और थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि एरिया बराबर क्या होता है, मैंने क्या बताया था, अरे यार सीधे तो कॉन्सेप्ट था भैया, क्या होता है,
हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। क्या होता है? हाफ इंटू थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा इंटू आर स्क्वायर, यही तो होता था एरिया। देखो ये कॉन्सेप्ट तो मैंने बेसिक से समझाने के लिए करा। अब एग्जाम की ट्रिक, ये ट्रिक आप लोग ध्यान नहीं देते हो। मैंने क्या बताया? मैंने कहा 1 यूनिट का एरिया होता है, देखो पाई यूनिट का पाई आर, 2 पाई यूनिट का पाई आर स्क्वायर, तो 1 यूनिट का आर स्क्वायर बाई 2, 1 यूनिट का आर स्क्वायर बाई 2 एरिया। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि थीटा यूनिट का कितना हो जाएगा, अरे 2 पाई एंगल का, अगर 2 पाई एंगल का अगर पाई आर स्क्वायर, तो 1 यूनिट एंगल का आर स्क्वायर बाई 2, तो थीटा एंगल का क्या हो जाएगा? थीटा पाई आर स्क्वायर बाई 2। यानी हमने कहा थीटा इंटू आर स्क्वायर बाई 2, और थीटा इंटू कॉन्सेप्ट डिराइव कर रहा हूं, एरिया बराबर हाफ एल आर। कैसे हुआ? आपने कहा कि अगर थीटा कोण कोई बनाता है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू थीटा इंटू आर स्क्वायर बाई 2। अरे आर स्क्वायर बाई 2 नहीं यार, हाफ इंटू थीटा इंटू आर स्क्वायर, यही होता है। देखो हाफ इंटू थीटा इंटू आर स्क्वायर ही तो है, हाफ इंटू थीटा इंटू आर स्क्वायर। अब आपने कहा हाफ इंटू थीटा इंटू आर स्क्वायर आ गया, ये हाफ इंटू थीटा इंटू आर स्क्वायर। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको हाफ इंटू थीटा इंटू आर, और आपको पता है कि कोण गुणे त्रिज्या यानी एंगल इंटू रेडियस बराबर होता है आर्क। तो अगर आपको कहीं पे आर्क दिया गया है और आपको रेडियस दी गई है और आपसे एरिया पूछ लिया गया, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एल इंटू आर। ये कॉन्सेप्ट नोट कर लेना। अगर आपको आर्क की लंबाई दी गई, आपको रेडियस दे दी गई और एरिया निकालने कह दिया गया, तो हाफ एल आर। अब आपको ये ट्रिक पता होती है तो आप क्या काम करते हैं? हाफ इंटू 7 इंटू 12, 7 12 84 का आधा 42, आपका आंसर आ जाता है। तो ये सब बेसिक मेथड थी जो आपको समझाने के लिए किया, ये आपको यूज करना है एग्जाम में। क्लियर कट? समझ में आ गया? अब कुछ आएंगे चोमू, भैया आप बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बड़ा पढ़ाते हो। अरे मेरे मालिक, व्हाट एंगल इज द आर्क लेंथ हाफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। कहा गया कि अगर आर्क की लंबाई पेरीमीटर की आधी हो, यानी पाई आर, यानी कि आधा परिमाप क्या होता है? आधा परिमाप। ऐसा प्रश्न किया, आधा परिमाप क्या होता है? सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल कितना बनाएगा? 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर फाइंड द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर इफ एरिया इज 16 पाई एंड रेडियस इज, आपको पता है अभी हमने पढ़ा थीटा इंटू आर स्क्वायर बाई 2 बराबर क्या होता है? एरिया। थीटा इंटू आर स्क्वायर बाई 2 बराबर एरिया होता है। थीटा की वैल्यू कितनी आई? थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, इंटू आर। आर देखो 8 का स्क्वायर बटे 2 बराबर 16 पाई। तो यहाँ से 64 बटे 2 32, 32 इधर चला जाएगा, यानी 16 पाई बटे 32 यानी पाई बाई 2। पाई बाई 2 कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये आपका कॉन्सेप्ट याद रखना, बस आपका आंसर आता रहेगा। व्हाट इज द डिफरेंस इन एरिया ऑफ एबीसी हैविंग साइड्स इतना एंड अ राइट एंगल ट्राइंगल पीक्यूआर विद हाइपोटेन्यूज 13 और वन ऑफ द परपेंडिकुलर्स 12? बताओ। एबीसी 10 20 20। अब आपको एक फॉर्मूला बता दूं, देखो 10 20 20 यानी कि ये 20 है, ये 20 है, ये 10 है। अब इसका देखो ये क्या है? ये कैसा ट्राइंगल हो गया? ये हो गया आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब ये 20 हो गया, ये 20 हो गया। अब अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इसको बाइसेक्ट कर गया, यानी ये 5 हो जाएगा। अब अगर इसका एरिया निकालना है, ये 20 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 20 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी 400 माइनस 25 375। 375 को क्या लिख सकते हैं? 25 गुणे 13, यानी कि 5 रूट 13 ये हो गया। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस। त्रिभुज का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कितना हो जाएगा? 2 से घटेगा 5, 5 गुणे 5 रूट 13, 25 रूट 13। इसका एरिया हो गया 25 रूट 13। और एक ट्राइंगल है पीक्यूआर जो राइट एंगल है, एक 13 है, एक 12 है। आपको पता है हाइपोटेन्यूज अगर 13 है, हाइपोटेन्यूज 13 है और एक परपेंडिकुलर 12 है, तो एक 5 हो जाएगा। तो आपका इसका एरिया कितना हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए? हाफ इंटू 12 इंटू 5, तो ये 30 हो जाएगा। 30 और 25 रूट 13 का डिफरेंस पूछा गया था, सॉल्व करना था, सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 आपको जल्दी मिल जाएगा। पार्ट 2 मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा, मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 कंबाइन करके प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आपको वेट करना है रिमेनिंग क्वेश्चंस का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।